तारीख थी 12 जून 2009 की सुबह। जापान के मायारा शहर के माउंट इचियारी के पास एक पार्किंग बनाई गई थी। उस पार्किंग के पास बहुत बड़े बड़े 4 मेन होल भी थे। कुछ दिनों से वहां पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि बारिश की वजह से वो मेन होल भरे हुए थे, उनके अंदर पानी रुका हुआ था। अब जो वर्कर्स थे वो वहां पर आते हैं और इन मेन होल्स के अंदर पंप डालकर इनका पानी बाहर निकालने लगते हैं। जैसे जैसे वो पानी बाहर निकाल रहे थे कि तभी एक पंप ने अब काम करना छोड़ दिया। उसके बीच में कुछ ऐसी चीज आ रही थी जो पानी को बाहर नहीं आने दे रही थी, जिसके बाद जो ये वर्कर थे ये उस मेन होल के अंदर उतर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस मेन होल के अंदर एक महिला की लाश थी जो उसके अंदर पड़ी हुई थी। अब जैसे ही उन्होंने उस लाश को देखा उन्होंने सीधा ही पुलिस वालों के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधे ही इस जगह पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों ने आकर देखा कि एक महिला है जो कि लगभग 28 साल की है। उस महिला की यहाँ पर मौत हो चुकी है, लेकिन अब ये सवाल था कि ये महिला कैसे इस मेन होल के अंदर गिरी होगी। उसके सर पर चोट भी लगी हुई थी, बहुत गहरी उसके सर पर चोट आई थी। पुलिस वालों का मानना था कि इसको मारकर इस मेन होल के अंदर डाल दिया गया होगा। और जहां पर इस महिला की लाश मिली थी ये इलाका बहुत ही एकांत में है, इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है और ना ही यहाँ पर कोई लोग आते जाते हैं। बस ट्रक ड्राइवर है जो अपने ट्रक लेकर इस रास्ते से गुजरते हैं और पैदल यात्री तो यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर ही हैं। और ना ही यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अब पुलिस वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी कि इसका कत्ल कैसे हुआ होगा और ये यहाँ तक कैसे पहुंची। पुलिस वालों ने ये देखा था कि जब इस लड़की को बाहर निकाला गया था इसने नीले कलर की ड्रेस डाली हुई थी जो कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की थी। अब उस लड़की को तो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया था, लेकिन बाद में भी दोपहर तक उस नाले की सफाई चलती रही ताकि उसके अंदर और क्या क्या चीज मिल सकती है। पुलिस वाले इसलिए उसकी सफाई करवा रहे थे। दोपहर तक जब उस नाले की पूरी तरीके से सफाई हो गई उसके अंदर से एक छड़ी मिली, साथ में एक लोहे का हथौड़ा भी था और उसके पास में ही जहां पर वो सीवरेज था वहां पर एक कार की चाबी मिली और उसके ऊपर ब्राउन कलर के बालों का गुच्छा मिला। और साथ में ही वहां पर पास में झाड़ियां थी, झाड़ियों के अंदर से एक दस्ताना महिला का और एक जोड़ी जूतों की मिली जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। पुलिस वालों को अब लग रहा था कि ये सारा का सारा सामान इस महिला का हो सकता है। यहाँ पर फोन नहीं था, शायद उस व्यक्ति ने जिसने इस महिला की हत्या की है उसने हथौड़े से इस महिला की हत्या की और इसका सारा सामान लेकर वो यहाँ से भाग गया। अब पुलिस वाले अब इस महिला की जांच कर रहे थे कि ये महिला कौन है। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अब इस लड़की का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है। उन्होंने बताया कि जो ये महिला है इसने अपने बचाव के लिए मरने से पहले काफी संघर्ष किया था और इसको जब मारा गया हथौड़ा उस टाइम पर ये बेहोश हो चुकी थी और इसे जिंदा ही उस मेन होल के अंदर डाल दिया गया था। और लगभग 11 जून की शाम को 8 बजे के आसपास इसकी मौत हुई है। और इसकी मौत की वजह के बारे में डॉक्टरों ने बताया कि ये डूब के मरी है। अब पुलिस वालों ने इसका डीएनए लिया, जिसके बाद जो डेटाबेस था उनके पास उसके अंदर उसको मैच करने लगे और तब उन्हें पता चला कि इस लड़की का नाम ओगावा टेनेको है जो कि कुछ टाइम पहले ही लापता हो गई थी। इसकी मां ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज करवाई थी। ओगावा की मां ने बताया कि 10 जून को ओगावा घर से निकली थी काम पर जाने के लिए, लेकिन ना तो वो शाम को वापस लौटी और ना ही उसका फोन आया। अब पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी। तब उन्हें पता चला कि जो ये ओगावा थी इसका जन्म नागाहामा शहर में हुआ था और यहीं पर ये पली बड़ी थी। बचपन से ही ये पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। ये हमेशा अच्छे से पढ़ाई किया करती और इसे अकेला रहना पसंद था। और 2002 में जब ये 21 साल की थी इसने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पर ये
जो इसके कुलीग्स थे उनको, कर्मचारियों को ये काम करना सिखाया करती। अब 7 साल इसको इस कंपनी के अंदर काम करते हुए हो चुके थे, जिसकी वजह से इसने एक गाड़ी भी ली, जिस गाड़ी से ये हमेशा अपनी कंपनी में जाया करती। और ऐसे ही 10 जून को भी अपनी गाड़ी लेकर इसे कंपनी में जाना था, लेकिन उस दिन बदकिस्मती से इसकी गाड़ी खराब हो गई और अब इसे लेट भी हो रहा था। जिसके बाद इसने अपनी माँ से कहा कि मुझे कंपनी तक छोड़ दो। इसकी माँ इसे कंपनी तक छोड़ने जाती है और तब ओगावा ने अपनी माँ से कहा कि आप टेंशन मत लेना, शाम को मैं टैक्सी करके घर पर आ जाऊंगी। और जब रात में भी ओगावा घर पर नहीं पहुंची, उसे पहले तो यही लग रहा था कि उसकी बेटी काम में बिजी होगी, उसको ज़्यादा कुछ काम आ गया होगा, इसलिए वो रात को तो इतनी टेंशन नहीं लेती। लेकिन सुबह जब वो घर पर नहीं लौटती और ना ही उसका फ़ोन मिलता, तब उसकी माँ को और ज़्यादा टेंशन होती है। और अब वो ऑफिस में फ़ोन करने ही वाली थी कि तभी उसके ऑफिस से ही ओगावा की माँ के पास फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि आज ओगावा ऑफिस में नहीं आई। ये बात सुनते ही उसकी माँ बहुत ज़्यादा चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कल से ही ऑफिस में है। अब ये बात सुनने के बाद उसने फ़ोन काटा, वो तुरंत पुलिस वालों के पास गई, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के एक दिन बाद अब 12 जून को उस ओगावा की लाश उस मेन होल से मिल चुकी थी। जिसके बाद अब पुलिस ओगावा की माँ के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसको सब कुछ सच सच बता देते हैं कि आपकी बेटी की लाश हमें मेन होल से मिली है। ये बात सुनते ही वो बिल्कुल टूट जाती है, वो वहाँ पर रोने लगती है। रोते रोते वो पुलिस वालों को बता रही थी कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, उसने एक कितनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची, वो अपना सारा खर्चा खुद उठाया करती, ना ही वो किसी के साथ घूमने जाया करती, वो बस घर पर ही सारा दिन रहा करती, जब भी वो छुट्टी लिया करती। और तो और वो सिर्फ कंपनी से घर, घर से कंपनी जाया करती। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, उसको कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। पुलिस वालों को ये पता चला कि 10 जून को वो कंपनी से बाहर निकली, उस टाइम से ही वो गायब है। यानी कि 10 जून को शाम को ही वो कंपनी से बाहर निकली, वहीं पर उसके ऊपर हमला हो गया। हमला के दौरान उसको हथौड़ा मारकर बेहोश कर दिया गया, जिसके बाद उसे मेन होल के अंदर डाल दिया गया होगा। मेन होल के अंदर उसे होश आया होगा और बारिश की वजह से जो गंदा पानी उसके ऊपर आ रहा था, उसने खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जान कब तक बचा पाती। और 11 जून की रात 8 बजे तक उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जिसके बाद पानी इतना ज़्यादा फ्लो में आया कि उसकी मौत हो गई। और 12 जून को उसकी डेड बॉडी पुलिस वालों को मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस वाले इकट्ठा होकर सीधे ही ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये ओगावा काम किया करती। वहां के डायरेक्टर ने बताया कि जो ये ओगावा थी, ये बहुत अच्छी थी काम करने में, ये लोगों की मदद भी किया करती। यहाँ पर जितने भी इससे काम सीखा करते उनको बहुत अच्छे से ये काम सिखाया करती और ना ही ये कभी छुट्टी लिया करती। अगर इसको काम हुआ करता तब ही ये छुट्टी लेकर वहां से जाया करती। अब 11 जून को जब वो ऑफिस में नहीं पहुंची, तब हमें लगा कि उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि बिना छुट्टी लिए वो ऐसे छुट्टी नहीं मारा करती। और इसी दौरान कंपनी के अंदर एक महिला और सामने आती है, जिसने बताया कि मैंने 10 जून को शाम के टाइम पर ओगावा से कहा था कि आप दोनों बाहर चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। वो उसकी बातों का कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, वो बस फोन में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के मैसेज का वेट कर रही है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं दिया अपने साथ जाने के लिए। शायद वो किसी खास पर्सन का वहां पर वेट कर रही थी। और पुलिस वालों के पास ओगावा का फोन भी नहीं था, वरना ये फोन के अंदर ये चेक कर लेते कि किसके वो मैसेज का वेट कर रही थी। इसके बाद अब पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज को वहां पर खंगालना शुरू किया। अब सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये देखा जा रहा था कि जो ये ओगावा थी, ये बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रही थी और शाम के टाइम पर ये अकेले ही कंपनी से बाहर निकल गई। उसके बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गई होगी। और दूसरी तरफ जो ओगावा की माँ थी, उसने अब एक और इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुलिस वालों के पास फ़ोन किया। उसने बताया कि जिस दिन मेरी बेटी गायब हुई थी, उसके बारे में जानने के लिए मैंने उसकी सबसे अच्छे दोस्त नामी के पास फ़ोन किया था। जैसे ही मैंने नामी के पास फ़ोन किया उसके बारे में पूछने के लिए, तभी नामी ने बताया कि मैंने आपसे पहले ही उस ओगावा के पास फ़ोन किया था, लेकिन ओगावा का फ़ोन किसी व्यक्ति के पास था।
जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, वो फ़ोन उठाते ही कुछ अजीब सी बातें बोल रहा था। मुझे ऐसे लगा कि रॉन्ग नंबर लग गया है, जिसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो नंबर उसी का था, यानी कि ओगावा का ही वो नंबर था। लेकिन उस पे वो आदमी कौन था? ओगावा की माँ को तो यही लग रहा था कि उसकी बेटी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहती, वो हमेशा से अकेली रही है, तो शायद नामी से गलत नंबर मिला होगा। अब पुलिस वाले सीधे ही नामी से कांटेक्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तब नामी ने सब कुछ पुलिस वालों को दोबारा से बताया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था। 11 जून को जब ओगावा गायब हुई थी, मैंने उसके पास फोन किया। उस टाइम पर जो दूसरी तरफ व्यक्ति था उसने फोन उठाया। मैंने उससे पूछा कि आप ओगावा को जानते हैं तो वो है कहाँ पे, इसके बारे में मुझे बताएं। तब उस आदमी ने बड़े गुस्से में ये कह दिया कि मैं मीटिंग में हूं, और यह कहकर उसने फोन काट दिया। अब ये नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन था। अब पुलिस वालों का यही मानना था कि जो ओगावा थी वो रिलेशनशिप में थी किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन वो किसी को शो नहीं होने दे रही थी। वो अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखा करती। और पुलिस वालों ने जब इसके बारे में और ज्यादा जांच की, तब उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम मारितो बेंजो है, उसके साथ इसका चक्कर चल रहा था। उसके साथ ये छुप कर रिलेशनशिप में थी। और जो ये मारितो था, ये उसी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया करता जहां पर ओगावा भी काम किया करती। ये दोनों इकट्ठे एक ही कंपनी के अंदर काम किया करते, जिसकी वजह से पुलिस वालों को इसके ऊपर और भी ज्यादा शक हो रहा था। अब पुलिस वाले चुपचाप इसके आसपास के पड़ोसियों से जाकर पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चला कि जो ये मारितो है, ये ओगावा से 12 साल बड़ा था और इसकी शादी भी हो चुकी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। और आसपास के जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, अपने परिवार को टाइम देता है, हमेशा काम पर जाता है, काम से घर पर लौटता है, छुट्टियों में अपने परिवार को लेकर ये नदी पे वहाँ पर केकड़ों को पकड़ता है, वहीं पर ये पिकनिक मनाते हैं, हमेशा ये खुश रहता है और सभी लोगों से ये बहुत प्यार से बात करता है, सबको इज्जत देता है। अब पुलिस वालों को यही समझ आ रहा था कि ये अपनी पत्नी से छुपाकर उस लड़की से रिलेशनशिप में था। ये सबके सामने एक अच्छा इंसान बनने की नाटक कर रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। लेकिन जो ये घटना हुई है, उस दिन के बाद से भी ये मारितो हमेशा से अपने काम पर ऐसे ही जा रहा है। इसके जीवन में कोई भी उथल पुथल नहीं हुई, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ओगावा के मरने से। अब पुलिस वाले इसके बारे में जाकर ओगावा की माँ से बातचीत करते हैं कि आपकी बेटी एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? तब उसकी माँ ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद था, ना वो किसी से बात किया करती ज़्यादा, वो बिल्कुल शाय किस्म की थी। अब जब उसे पता चला ओगावा की माँ को, तब उसे बहुत बड़ा झटका भी लगा कि उसकी बेटी ने उससे इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी। जिसके बाद जो ये पुलिस वाले थे और जानकारी इकट्ठा करने के लिए दोबारा से उसी गिलास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं। और अब कंपनी के अंदर एक और कर्मचारी सामने निकल कर आता है, जिसने पुलिस वालों को ये बताया कि हमेशा से जो ये मारितो था और जो ये ओगावा थी, ये दोनों हमेशा अकेले साथ में काम किया करते। ये इनका एक दूसरे की तरफ ये क्लोज होते जा रहे थे, ये हमेशा साथ में काम किया करते, छुट्टी के टाइम भी ये साथ में ही घर जाया करते। लेकिन सब लोग ऐसा ही मान रहे थे कि वर्करों की आपस में कुलीग्स के साथ ऐसे बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और फिर एक उदाहरण भी दिया, उन्होंने बताया कि एक दिन जब ये कंपनी से दोनों बाहर जा रहे थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, जैसे कि कोई कपल वहां से जा रहा है। और जब से ओगावा की मौत हुई है, तब से जो ये मारितो है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसकी मौत से, ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। शायद इसकी मौत के पीछे मारितो का हाथ हो सकता है। अब पुलिस वालों के सामने एक यूना नाम की महिला भी निकलकर सामने आती है, जिसने बताया कि वो ओगावा की सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उससे हर एक चीज के बारे में, हर एक बात उससे शेयर किया करती। और उसने इस मारितो और ओगावा की आपस की बात को भी शेयर किया था। उसने बताया था कि पहले मैं उसके साथ कंपनी के अंदर काम किया करती और काम करने के दौरान मेरे को उससे प्यार हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके बच्चे भी हैं, उसकी शादी भी हो चुकी है। पहले तो मुझे यही लगा कि वो अकेला है, हम दोनों के बीच में प्यार हो गया, लेकिन वो उम्र में ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ये चीज़ हमारे बीच में नहीं आने वाली थी। अब जैसे ओगावा को
को ये पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, तब इन दोनों के बीच में बहुत भयानक झगड़ा भी हुआ। और यूना ने ये भी बताया कि जो ये मॉरितो था ये बिना बात के उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा भी करता, लेकिन जल्द ही वो उससे माफी भी मांग लेता। जो ये ओगावा थी ये उसे माफ भी कर दिया करती, वो उसे पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन हर बार वो उसे माफी मांगने आता और वो उसे माफ कर दिया करती। और उसने बताया कि वो मुझसे कह रही थी कि मैं अब उससे सब कुछ खत्म कर दूंगी, और मैंने उससे कहा कि तुम ध्यान से बड़े प्यार से उससे बात करना, लेकिन उससे अगले दिन ही वो गायब हो गई और 12 जून को उसकी लाश ही हमें मिली। शायद मोरितो ने ही उसको मारा है। अब पुलिस वालों के सामने सब कुछ क्लियर था, शायद उन्हें पता था कि यही उसका हत्यारा है, लेकिन मोरितो को पकड़ने से पहले उनके पास सबूत नहीं थे पक्के वाले ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सके। और इसी दौरान जब ये ओगावा की लाश मिली थी उसके 2 दिन बाद ही जो ये मोरितो था ये अपनी कार को ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास गया। अब उसी मैकेनिक के पास पुलिस वाले जा पहुंचे और उससे पूछताछ करते हैं। तब पूछताछ के दौरान उस मैकेनिक ने बताया कि मोरितो मेरा रेगुलर कस्टमर है, वो हमेशा से गाड़ी लेकर मेरे पास ही आता है, लेकिन उसके साथ एक महिला भी आती है जो शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। और अब थोड़े दिन पहले ही वो मेरी दुकान पर आया था अपनी गाड़ी को लेकर, लेकिन अब की बार वो अकेला ही था, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैकेनिक ने ये बताया कि उसका साइड मिरर और पैसेंजर साइड की विंडो टूटी हुई थी, लेकिन मुझे पहले यही लग रहा था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। जब उसको चेक किया तो उस पर एक्सीडेंट का कोई भी निशान नहीं था। तब मैंने मोरितो से मजाक किया, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में इसे ठोक दिया है, इसके ऊपर वार किया है? लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल किया और उससे मजाक नहीं किया और उसकी गाड़ी ठीक करके उसे दे दी। अब पुलिस वालों ने ये अनुमान लगाया कि शायद 10 जून को शाम के टाइम पर जब ओगावा घर जा रही थी तब मोरितो ने उसे लिफ्ट दी। वो अपनी गाड़ी में उसे लेकर गया और इस सुनसान इलाके में ले जाकर इन दोनों के बीच में आपस में बहुत भयानक वाला झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से जो ये मोरितो था इसने हथौड़ा उठाया और उसके ऊपर वार करने लगा। वो बचने के लिए बाहर की तरफ भागी, तब उस विंडो पर भी हथौड़ा लगा होगा, साथ में उसको पकड़कर जब उसके ऊपर हमला किया तब उस साइड मिरर पर भी हथौड़ा लगा होगा। उसके सर पर चोट लगने की वजह से ओगावा वहीं पर बेहोश हो गई। उसने उठाकर उसे मेन होल के अंदर डाल दिया ताकि किसी को इसके बारे में पता ही ना लगे, और हथौड़ा भी उसके साथ ही फेंक दिया। गाड़ी लेकर वो सीधा ही उसको साफ सुफ करके उस मैकेनिक के पास पहुंच गया। इसके बाद पुलिस वाले सीधे ही मोरितो के पास जाते हैं, उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। तब उन्हें पैसेंजर सीट पर और उसकी जो ब्रेक पेडल था उसके ऊपर खून के धब्बे मिल जाते हैं। जब उनका डीएनए टेस्ट किया गया तब वो पता चलता कि ओगावा का ही खून है, जिसके बाद अब मोरितो को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी दौरान पुलिस वालों ने मोरितो की पत्नी को भी इसके बारे में बता दिया कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन इसके बारे में उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं पता था। वो सोच रही थी कि उसका पति बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और किसी और महिला की तरफ देखता भी नहीं है। और अब पुलिस वालों ने मोरितो से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन जो मोरितो था वो हर एक चीज से इनकार कर रहा था कि मैं ओगावा के साथ रिलेशनशिप में नहीं था, बस हम अच्छे दोस्त थे। कंपनी वाले ऐसे ही हमारे बारे में अफवाह फैला रहे थे, हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने बस चुप्पी साधे रखी और इससे ज्यादा हमारे दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, हम बस दोस्त थे। और उसने बताया कि 10 जून की शाम को मैं उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे घर छोड़ने ही वाला था, लेकिन रास्ते में उसको पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हुई। उसने कहा गाड़ी रोक दो, मैंने गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से उतरकर चली गई। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही मुझे ये पता कि वहां से जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ और वो कहां पर गई। इसके बाद पुलिस वालों ने मोरितो से पूछा कि तुम्हारी गाड़ी का ये साइड मिरर कैसे टूटा और ये विंडो कैसे टूटी। तब मोरितो ने कहा कि कोई मुझसे जलता होगा, इसीलिए उसने इस गाड़ी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि जो तुम्हारी गाड़ी के अंदर ओगावा का खून आया है वो कहां से आया। तब उसने बताया कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, मेरे साथ गाड़ी में जाया करती, हमेशा हम दोनों साथ में जाया करते। तब एक दिन जब गाड़ी में पंचर हो गया, मैं पंचर ठीक कर रहा था, गाड़ी के टायर बदलने में उसने मेरी मदद की और उसी दौरान उसके पैर में कुछ नुकीली चीज लग गई, जिसकी वजह से उसके पैर से खून आ रहा था और वही खून गाड़ी में लग गया था और वही खून आप लोगों को मिला है। और मोरितो हर एक बात पर अपना
पहले से ही जवाब तैयार रख रहा था कि पुलिस वाले उससे क्या पूछेंगे और उसने क्या जवाब देना है, जिसकी वजह से अब इसकी केस में भी बहुत देरी हो रही थी, क्योंकि पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे, पक्के सबूत जिसने इसको देखा हो वहां पर ये कांड करते हुए। और ऐसे ही टाइम बीतता है। 4 नवंबर 2010 को इसके ऊपर अब हत्या के आरोप और साथ में बॉडी को छुपाने के आरोप लगाए गए, लेकिन इसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है। हर एक चीज के लिए ये मना करता जा रहा था। इसने तो ये भी कहा हम तो रिलेशनशिप में थे ही नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि इसकी ईमेल के डाटाबेस से ये पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप में थे। और 10 जून की रात को एक ट्रक ड्राइवर ने मोरितो की कार को वहीं पर उस घटना स्थल पर खड़े देखा था। वो साफ साफ तो नहीं देख पाया, लेकिन उसने अंधेरे में भी ये देखा था कि यही गाड़ी वहां पर खड़ी थी जो मोरितो के पास थी। और पुलिस वालों ने ये भी बताया कि इनका थोड़े दिन पहले ही झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जो मोरितो था उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी, यानी कि ओगावा की जान खतरे में थी। और साथ में ओगावा के खून के धब्बे मोरितो की कार से मिले हैं, जिसके हत्या के तुरंत बाद वो गाड़ी को ठीक कराने के लिए भी लेकर गया। इससे ये साबित होता है कि ये इसने ही कत्ल किया है। अब 2 दिसंबर 2010 को जो ये अदालत थी ये इस नतीजे पर पहुंची, बहुत सारी गहन चिंता करने के बाद उन्होंने इसे आजीवन कारावास तो नहीं दिया बल्कि 17 साल की ही सजा सुनाई। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।